Hello everyone. Let's start with a small prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Hello friends, this is Professor Mihir Mehta from Veer Classes. This video which I am making is specially designed in such a way that it will help you in your upcoming TYBMS exam. As you all know that your exams are from multiple choice question type, MCQ type, and especially when it comes to operations research subject, the subject is full of practical sums. So there are many students who meets me and tells, sir, OR thoda difficult jata hai. OR is the only problem because the theory we won't understand till the time we understand the sums. And so what I decided is जो बड़े chapters है which takes almost 8 hours 10 hours to teach, I have squeezed that chapter in one single lecture of 40 to 45 minutes. So it covers all the concept. Even I have covered you MCQ in my videos. So if you go through this video, I am very sure you will be easily able to crack your MCQ exam. So all the best. I hope you like this video. And if you like this, do comment in the comment box. Thank you very much. All the best. Here we go. We are already done with unit number 1, unit number 2 and unit number 4 of operations research. And this lecture we are going to do is unit number 3, जिसमें पूरा एक चैप्टर ही है और वो चैप्टर का नाम है नेटवर्क एनालिसिस. सो अपना आज का ये टारगेट है नेटवर्क एनालिसिस. सर ये नेटवर्क एनालिसिस में के लिए ये स्लाइड देखना पड़ेगा. आप स्लाइड पे देख सकते हो कि चैप्टर का नाम है नेटवर्क एनालिसिस, बट इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. सो मैं पार्ट बाय पार्ट जाऊंगा. सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर इज सीपीएम, उसके बाद वी आर गोइंग टू सी इज PERT एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू सी इज क्रैशिंग. सो सीपीएम, PERT, क्रैशिंग, ऐसे 3 हिस्सों में ये पूरा हम लोग डिवाइड करेंगे. एक बात फिर से मैं याद करा दूं, जो भी हम लोग सीख रहे हैं इट इज फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसके जो बहुत बड़े बड़े सम्स होते थे, बहुत बड़े बड़े, जो एक एक सम को आधा घंटा लगता है, वो सम्स नहीं करेंगे, पर मैं सम्स जितना समझाना पड़ेगा वो समझा के आपको उतना प्रिपेयर करवा दूंगा कि आप इसके MCQ सॉल्व कर सकते हो. सो एक आइडिया लेते, ये सीपीएम क्या होता है, ये PERT क्या होता है. सो पहली विशेष बात यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, CPM stands for Critical Path Method. Very important MCQ. CPM stands for, और 3-4 ऑप्शन देंगे, एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट मेथड, एक क्राइटेरिया पाथ मेथड, ऐसे कुछ भी 3-4 देंगे. सो CPM का फुल फॉर्म आना चाहिए, CPM stands for क्रिटिकल पाथ मेथड. ओके, ये CPM किसने डेवलप किया था, ये बाय हार्ट करना पड़ेगा. ये नाम और ये ईयर 1957. सो ये जो CPM was developed by Rand and Walker in the year 1957, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. मैं इसलिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सब MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. रही बात CPM के बाद ये PERT की, तो CPM एक हिस्सा है, PERT दूसरा हिस्सा है. PERT का फुल फॉर्म बहुत काम का है, प्रोजेक्ट, आप स्क्रीन पे देखिए, इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक. जबकि CPM was developed in 1957, PERT की विशेष बात है, इट इज डेवलप्ड इन द ईयर 1958. तो ये याद रखना डेट, पहले CPM है 1957 में, फिर PERT है 1958 में. अच्छी बात है. सर एक डाउट है, ये नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर है, तो ये नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने वाले। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये टेक्निक में आते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या होता है वो बोलो, ध्यान से सुनना। अलग अलग एक्टिविटीज मिला के, ओ समझा, अभी स्क्रीन पे देखा तो समझा, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जब मिलती है तो एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट में एक एक्टिविटी नहीं है, अलग अलग एक्टिविटीज का जब ग्रुप बनता है, वो पूरे एक्टिविटीज को मिला के जो बनता है उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। पर सर अपने चैप्टर का नाम नेटवर्क एनालिसिस क्यों है? तो बराबर से सुनो, जो प्रोजेक्ट की मैंने अभी बात की ना, अलग अलग एक्टिविटीज मिला के एक क्या बनता है, एक प्रोजेक्ट बनता है। तो वो प्रोजेक्ट को जब मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेगा, मतलब डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं, तो उसको नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। नेटवर्क इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सीपीएम 1957, पर्ट 1958, सीपीएम का फुल फॉर्म, पर्ट का फुल फॉर्म, प्रोजेक्ट का मतलब ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है, उसको डायग्राम में डालेंगे तो नेटवर्क बनेगा। अब ये जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज की मैं बात किया, किसकी बात किया? ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। पर उसके पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा एक्टिविटी को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज स्क्रीन पे देखिए, यहां पे लिखा है एन एक्टिविटी। क्या लिखा है? एन एक्टिविटी। तो ये जो एन एक्टिविटी है इसका मतलब होता है एक एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं। एक एक्टिविटी को मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं। प्लीज आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ये जो हो रहा है स्क्रीन पे आप देख रहे हो, दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। अच्छा, तो ये एक्टिविटी है? हाँ एक्टिविटी है। सर ये एक्टिविटी किधर है? तो समझाता हूँ आपको। ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो को मैंने नाम दिया है एक्टिविटी ए। क्या नाम दिया है? एक्टिविटी ए। एग्जाम्पल रखते हैं कि ये एक्टिविटी करने के लिए मुझे 5 घंटे लग गए, तो ये एक्टिविटी का इधर मैंने ड्यूरेशन लिखा है कि ड्यूरेशन कितना है? 5 आवर्स। अच्छा समझा सर, ये जो एरो मार्क है वो एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सर दूसरा भी डाउट है, ये सर्कल है इधर और इधर भी एक सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल 1 और 2 वाला क्या बताता है? तो ध्यान से सुनो, ये जो 1 वाला सर्कल है ना, ये एक इवेंट है। क्या है? इवेंट। और ये जो है वो दूसरा इवेंट है। तो सर 2 इवेंट क्यों है? अरे भाई, ये जो 1 वाला इवेंट है वहां से एक्टिविटी स्टार्ट होगा, और ये 2 वाला इवेंट है, ये वहां पे, यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। टेक्निकल भाषा सिखा रहा हूं, जहां से एक्टिविटी क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। जहां से एक्टिविटी क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे टेल इवेंट। क्या बोल देंगे हम लोग उसको? टेल इवेंट। और जहां पे एक्टिविटी खत्म होगा उसको बोला जाता है हेड इवेंट। अच्छा, इसको डायग्राम में डाल दिया एक एक्टिविटी को, इसको नाम है एक्टिविटी ए। 1 जो है वो टेल इवेंट है, 2 जो है वो हेड इवेंट है। ये सर्कल को इवेंट भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका नोड। क्या नाम है? नोड्स। पर वो नोड्स इतना काम का नहीं है, इवेंट काम का है। तो जहां से स्टार्ट हुआ टेल इवेंट, जहां पे खत्म हुआ हेड इवेंट। ये एरो है वो एक एक्टिविटी है। तो इसको हम लोग ने एक एक्टिविटी को समझा। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इधर दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, एक्टिविटी ए एंड बी स्टार्ट्स टुगेदर बोला है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैं इसका डायग्राम बनाने की ट्राई कर रहा हूं। ये 1 है, यहां से मैं यहां पे गया और यहां पे 2 लिखा। ये मेरी एक एक्टिविटी है जिसका नाम है एक्टिविटी ए। और यहां से मैं यहां पे आया और यहां पे मैंने नाम दिया 3, और ये हो गया एक्टिविटी बी। हाँ सर समझा। कैसे समझा? इधर देखिए प्लीज स्क्रीन पे, इधर लिखा है स्टार्ट्स टुगेदर। अच्छा, जब 2 एक्टिविटी साथ में स्टार्ट होती है तो दोनों का स्टार्टिंग सेम है 1, पर दोनों का एंडिंग अलग अलग है।
क्योंकि दो अलग अलग एक्टिविटी का स्टार्ट अगर सेम है तो एंड अलग अलग होना चाहिए। सो स्टार्ट 1 से हुआ तो दोनों का एंड अलग अलग आना चाहिए। अच्छा, एक बात पे ध्यान दीजिए, ये जो दो एक्टिविटी है जब स्टार्ट में शुरू होती है तो डू यू सी स्टार्टिंग एक ही और एंडिंग अलग अलग है, तो इसको बर्स्टिंग इवेंट भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बर्स्टिंग इवेंट। मतलब जो दो अलग अलग एंड की तरफ जाता ना, खुल रहा है, मुंह खुल रहा है उसका, तो उसको बोलते हैं बर्स्टिंग इवेंट। क्या बोलते हैं? बर्स्टिंग इवेंट। अच्छी बात है, पर यहां पे देखो अलग लिखा है एक्टिविटी सी एंड डी। क्या लिखा है ये? एंड्स टुगेदर। अच्छा, इधर क्या लिखा था? इधर 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 स्टार्ट टुगेदर। इधर क्या लिखा है? एंड्स टुगेदर। प्लीज मुझे बनाने दो, फिर मैं इसके ऊपर और डिटेल में समझाता हूं। एग्जाम्पल है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे ले लीजिए, इसको 4 कर दीजिए और इसको यहाँ पे ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए एग्जाम्पल है सी और इसको नाम दे दीजिए एग्जाम्पल डी। तो आप देख सकते हो कि सी और डी दोनों इधर ही एंड हो रहा है, दिख रहा है आपको 4 पे? अच्छा, मतलब दोनों का एंड क्या है? सेम है। तो सर आप नोटिस करो, एंड सेम है तो दोनों का स्टार्ट अलग अलग है। हाँ हाँ, अभी समझा मेरे को। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं रेड कलर से सिखा रहा हूं। यहाँ पे जब स्टार्ट टुगेदर था तो उनका एंड अलग अलग था, यहाँ पे एंड टुगेदर है तो उनका स्टार्ट अलग अलग रहेगा। तो इससे एक खास बात समझ में आई कि अगर साथ में एंड होता है तो साथ में स्टार्ट हो सकता नहीं है। अच्छा, इसको बर्स्टिंग इवेंट नाम दिया था, तो इसको जहां पे दोनों साथ में एंड होते हैं इसको मर्जिंग इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्जिंग इवेंट। अच्छा, समझा। सो प्लीज इधर से मैं एक बहुत बड़े कंक्लूजन पे आ रहा हूं। मैंने दोनों डायग्राम स्क्रीन पे साथ में दिखे ऐसा रखा है। ये जो पॉइंट नंबर 2 था उससे मैंने ये कंक्लूड किया कि अगर साथ में स्टार्ट होता है तो साथ में एंड नहीं हो सकता है। और ये जो थर्ड वाला है इसमें ये कंक्लूड किया कि साथ में एंड होता है तो साथ में स्टार्ट नहीं हो सकता है। भाई हमको इतना कुछ नहीं समझता सर, थोड़ा इजी करके दो ना। चलो सिंपल करके बोलता हूँ, ध्यान से सुन लो। दो एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड दोनों सेम नहीं हो सकता है। दो एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड दोनों साथ में नहीं हो सकता है। स्टार्ट साथ में है तो एंड अलग है, एंड साथ में है तो स्टार्ट अलग है। बट स्टार्ट और एंड दोनों एक साथ हो सकता नहीं है। सो व्हेन इट स्टार्ट्स टुगेदर एंड अलग अलग होना चाहिए, जब एंड हुआ साथ में तो स्टार्ट अलग अलग होना ही चाहिए। अभी आएगा असली मजा। यहाँ पे आओ, क्या लिखा है पढ़ो और इसका डायग्राम बनाने में हेल्प करो। इधर मैं एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। एक्टिविटी ए एंड बी स्टार्ट्स क्या बोला है? टुगेदर। अभी आप लोग होशियार हो गए, इधर ध्यान दीजिए। साथ में स्टार्ट बोला ना, तो हमको आता है, हमको अभी अभी सीखा है कि अगर दो एक्टिविटी साथ में स्टार्ट होगा ना सर, तो ये ए है ये बी है, तो इनका एंड अलग अलग होना चाहिए, ए इधर बी इधर। अब दुविधा इधर है, सी स्टार्ट होगा जब ए और बी आर ओवर। ए और बी को साथ में क्या करना पड़ेगा? एंड करना पड़ेगा। तो ही कौन स्टार्ट होगा? सी स्टार्ट होगा। सी को स्टार्ट करने के लिए कंडीशन कितनी खराब है? ए और बी को साथ में क्या करो? ओवर करो। यहाँ पे देखो, ए और बी साथ में स्टार्ट हो रहा है क्या? यहाँ पे हाँ, साथ में स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ए और बी साथ में ओवर हो सकता है? नहीं सर, नामुमकिन है सर, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साथ में स्टार्ट हो रहा है तो साथ में एंड हो सकता नहीं है। पर मुझे ए और बी को साथ में एंड करना पड़ेगा तो ही पिक्चर में सी आएगा। तो इसके लिए ऐसे केस में मैं यहाँ पे प्लीज ध्यान दे, एक नया एक्टिविटी डाला इधर और इधर एरो आ गया। ये जो डॉटेड लाइन वाला एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को बोलते हैं डमी एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी से क्या हुआ? ये जो ए था ये जो बी था, डमी ने ए को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो अभी यहाँ ए भी कनेक्ट हो गया और बी भी। तो अभी ए और बी दोनों एंड हुआ, वहां से क्या चालू हो गया मेरा? ओके, यहाँ से एक्टिविटी सी स्टार्ट हुआ। पर सर ऐसा करने का दिन कब आएगा? सिर्फ तभी आएगा जब
दोनों साथ में स्टार्ट होता है और तुझे वो दोनों को साथ में एंड भी करना है, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, अरे बोलो भाई, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसको क्या करना है, पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करने के लिए कौन पिक्चर में आता है, डमी एक्टिविटी। अभी ये डमी एक्टिविटी की विशेष बातें सुन लो। पहली विशेष बात यही है कि डमी का ड्यूरेशन हमेशा क्या रहेगा, 0। डमी का कोई टाइम नहीं होता, डमी का ड्यूरेशन हमेशा क्या रहता है, 0। और दूसरा, डमी हमेशा एक डॉटेड लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, डॉटेड लाइन। अच्छा, डमी का ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए, 0, एंड डमी इज ऑलवेज अ डॉटेड लाइन। सो ये वाले में मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस किया वो कौन सी एक्टिविटी के बारे में समझा है, डमी एक्टिविटी। ये डमी मतलब एक आर्टिफिशियल है, एक फिक्टिशियस है, एक खाली काम की नहीं है पर रखनी पड़ती है क्योंकि कंडीशन अपना फुलफिल नहीं हो रहा है। सो डमी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन एंड द टाइम इज ऑलवेज 0। आते यहां पे, ये हेडिंग बोर्ड है, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग और सिक्वेंशियल। प्लीज मुझे एक डायग्राम बनाने में 2 मिनट दीजिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 1 to 2 है, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, ए। ये 2 to 3 है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, बी। ये 3 to 4 है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, सी। अब मैं एक एक करके सब समझाने वाला हूं क्योंकि मुझे आपको टोटल टोटल इधर देखिए, पहले क्या सिखाने का है, प्रीसीडिंग, फिर क्या सिखाने का है, सक्सीडिंग, और फिर क्या सिखाने का है, सिक्वेंशियल। तीनों बहुत सिंपल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्लीज फोकस करिए यहाँ पे। ये कौन सी एक्टिविटी आपको इधर दिख रही है, यहाँ पे ये, यस, बी। आपको बी एक्टिविटी दिख रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये बी एक्टिविटी आप जो देख रहे हो वो किसके बाद चालू हुआ, यस, ए के बाद, बराबर है। तो ए खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट हुआ, बी। तो एक बात बोलू, बी के पहले कौन था, बी के पहले था ए। तो इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग एक्टिविटी। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। ओ, बी के प्रीसीडिंग कौन है, ए है। बी किसके बाद चालू होगा, ए के बाद। ए जहां खत्म होगा वहां से क्या चालू होगा, बी। तो ए कौन है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी है। किसकी प्रीसीडिंग है, बी की। प्रीसीडिंग एक्टिविटी जैसे होती है वैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा है, ये सक्सीडिंग। अभी आप होशियार हो गए हो, आप बोलो, ये बी एक्टिविटी आपको जो दिख रही है उसके बाद कौन है, सी। ओ, तो ये सी जो है ना वो बी के लिए कौन सा है, सक्सीडिंग। ए कौन है, ए प्रीसीडिंग, और ये सी कौन है, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। देखो मैंने कितना इजी कर दिया, मैंने सब कुछ ये बी के एग्जांपल से समझा। बी, बी के लिए ए कौन बन जाएगा, प्रीसीडिंग। बी के लिए सी कौन बन जाएगा, सक्सीडिंग। ओ, इतना लॉजिकल बात समझ में आ गया, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। तो सर ये सिक्वेंशियल क्या है, कुछ नहीं रे, ये ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ये पूरा एक क्या है, सिक्वेंशियल है। मतलब जब पूरा लाइन ऑफ एक्टिविटी एक के बाद एक चलता है तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल एक्टिविटीज। अच्छा, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला, और सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक वाला। ये बात समझ में आ गया। सो ये 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग एंड सिक्वेंशियल क्या होता है। अब आते हैं एक नया कंसेप्ट, डैंगलिंग कंसेप्ट। ये डैंगलिंग इन नेटवर्क क्या होता है। तो ये डैंगलिंग वाला समझने के लिए वापस में एक नेटवर्क डायग्राम बना रहा हूं। अभी आपको पता है नेटवर्क डायग्राम हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीखा, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये एक्टिविटी में बना रहा हूं ए, और ये एक्टिविटी में बना रहा हूं बी। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब यहां से वापस जा रहा हूं आगे, एक भी दीजिए मेरे को। एक सेकंड रुक जाइए।
सो ए हो गया और बी हो गया। अभी यहां से मैं चालू कर रहा हूं, ये 4, ये सी है, ये 5, ये डी है, यहां से और आगे जा रहा हूं मैं, ये 6 ई है, ये 7, वो 7, वो एफ है। अब आप देख सकते हो ये डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम है। ये डैंगलिंग सीखने के लिए पहले एक बात समझ जाओ, आपको हिंदी मूवीज पता है, हिंदी मूवीज में कैसे होता है, पिक्चर का एक स्टार्टिंग होता है, पिक्चर का एक एंड होता है। तो जैसे हिंदी मूवीज में होता है वैसे अपने नेटवर्क में भी होना चाहिए। तो नेटवर्क में भी एक स्टार्ट होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। भाई सुना मैंने क्या बोला, एक एंड होना चाहिए। और यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम देख के बताइए ये डायग्राम में कितने एंड आपको दिख रहे हैं। हाँ सर मुझे तो दो एंड दिख रहे हैं, एक इधर भी दिख रहा है, एक इधर भी दिख रहा है। तो मैं आपको डेंगलर का मतलब समझा, डेंगलिंग बोलो, डेंगलर बोलो, जिस नेटवर्क का एक से ज्यादा एंड होता है उसको डेंगलर बोलते हैं। जिस नेटवर्क में मोर देन वन एंड होते हैं, मोर देन वन, तो उसको डेंगलर बोलते हैं। और ऐसा बोलते हैं डेंगलर नेटवर्क में अलाउड नहीं है, डेंगलर परमिटेड नहीं होता है। पर सर आ रहा है ना अपने को दो एंड, आ रहा है तो उसको अपन करेक्ट मेथड से करेंगे। तो मैं नीचे यही डायग्राम आपको वापस बना के दिखाता हूं। तो ये करेक्ट मेथड से मैं बना रहा हूं। तो डेंगलर है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं नहीं है, पर अपने को डेंगलर अलाउड नहीं है। तो डेंगलर अलाउड नहीं है तो प्लीज यहाँ पे देख सकते हो मैं यही डायग्राम वापस बनाना चालू किया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब बोलो इधर इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर देखो कितने एंड थे, बोलो यार। यस, ई और एफ दो एंड थे, पर दो एंड चलते क्या, नहीं। तो दोनों को कंपलसरी, दोनों को कंपलसरी ऐसे साथ में एंड कर देने का। ये ई है और ये कौन है, एफ। अच्छा ये खत्म हो गया। तो ये मैंने क्या किया, करेक्ट मेथड से किया, पर कंसेप्ट सीखने का था, खाली कंसेप्ट। डेंगलर क्या होता है, डेंगलर मतलब वो नेटवर्क जिसका एक से ज्यादा एंड होता है। और अपने को पता है एक से ज्यादा एंड अलाउड नहीं है। तो जो भी एंडिंग वाली एक्टिविटी है वो सबको इधर साथ में क्या कर देने का, एंड कर देने का। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डेंगलर और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आते हैं, ओके फाइन। नाउ प्लीज फोकस, यहाँ पे बहुत कुछ नया नया सीखेंगे इसमें। ये एक सम जैसा है, एक्टिविटी इधर दिया हुआ है और हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन भी दिया है। सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 to 2 और 1 to 3। अरे वाह, 1 to 2 और 1 to 3 लिखा है, तू समझा नहीं, ये कौन है 1, तो 1 2 किधर जाने का 2, और 1 2 किधर जाने का 3। अच्छा 1 to 2 1 to 3, उसके बाद ये क्या लिखा, ये 2 to 3। तो 2 इधर है 3 इधर है, तो ये देखो ये 2 to 3 एक एक्टिविटी है, तो इसको अपने ज्वाइन कर दिया। फिर 2 to 4 भी है और 3 to 4 भी है। नहीं समझा तू, ये देख, ये 2 से कहा जाने का 4, और ये 3 से भी कहा जाने का 4, और लास्ट में कौन सा एक्टिविटी है 4 to 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 to 5। वंडरफुल सर, समझा थोड़ा थोड़ा। एक है 1 to 2 1 to 3 2 to 3 2 to 4 3 to 4 4 to 5। अब ये सबका क्या है, ये क्या लिखा है, ये ड्यूरेशन। तो मुझे एक्टिविटी भी बोल और ड्यूरेशन भी बोल। बोल 1 to 2 कितना है 20। नेक्स्ट बोल 1 to 3 कितना है 25। 2 to 3 10। 2 to 4 इधर देख के बात कर, इधर 2 to 4 12। 3 to 4 6, और ये लास्ट 4 to 5 का बोल 10। ओ मैंने क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। मैंने क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। अब ये नेटवर्क बनाने के बाद मैं जो फाइंड करने वाला है वो अपने को एक नई चीज सिखाएगा। लुक हियर,
क्या लिखा है स्क्रीन पे? ये पाथ्स, और यहाँ पे क्या लिखा है? ड्यूरेशन। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। मैं 1 से चालू करके 5 तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा हूं। तो अलग अलग रास्ते किधर है? तो देखो मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूं। एक 1 से चालू किया, 1 से 2 पे गया, 2 से कहा गया? 4 गया, 4 से कहा जाएगा मैं? 5 जाएगा। तो ये अलग 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 क्या होते हैं? रास्ते होते हैं। तो मैं आपको सब वापस दिखाता हूँ। 1 है 1, यस। 1 के बाद कहाँ जाने का? 2 पे जाने का। 2 के बाद कहाँ जाने का? 4 जाने का। 4 के बाद कहाँ जाने का? 5 जाने का। ओके, तो प्लीज यहाँ पे देखिए, प्लीज यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। ये 1 से 2 मिनट रुकिए। ओके, 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, 4 से 5 गया। सो 1 2 2 2 4 2 5, और इसका टोटल करेंगे ड्यूरेशन का। देखो 20 + 12 32 + 10 42। तो ये रास्ते से जाएगा तो अपने टोटल कितना टाइम लगेगा? 42, जो भी है डेज वीक्स। और एक रास्ता दिखाता हूँ। 1 से कहाँ जाइए? 2 जाइए। 2 से कहाँ जाइए? 3 जाइए। 3 से कहाँ जाइए? 4 जाइए। 4 से कहाँ जाइए? 5 जाइए। तो 1 से 2 से 3 से 4 से 5। अगर ये रास्ते से गया तो 20 + 10 30 + 6 36 + 10। तो कितना टाइम लगेगा? 46 लगेगा। एक रास्ता है 1 से कहाँ जाइए? 3 जाइए। 3 से 4, 4 से 5। तो ये भी तो रास्ता है ना, 1 2 3 2 4 2 5। इसका टोटल करिए 25। 25 और 6 31 और 41, तो इधर 41 आया। सो आपने अच्छा सीखा है सर। ये सब तो हमको समझा थोड़ा थोड़ा कि ये 3 रास्ते हैं, तीनों का ड्यूरेशन, पर ये सब करने का क्यों? तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिंदगी में ये वाले को। ओके, आप देख सकते हो मैंने किसको हाईलाइट किया है। यस, मैंने हाईलाइट वो वाले पाथ को किया है जो सबसे बड़ा ड्यूरेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बड़ा ड्यूरेशन। द क्रिटिकल पाथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? ऐसा आपको कोई पूछेगा, जो भी आपको पूछेगा ना व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, इतने आंसर है। द पाथ विथ मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिसका ड्यूरेशन सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, उसको क्रिटिकल बोलेंगे। तो सर एक डाउट पूछूं क्या? वो जो 42 है उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि वो हाईएस्ट नहीं है ना, उसके बाद वाला है। ओ, हाईएस्ट को क्रिटिकल बोलते हैं और बाकी वाले को बोलते हैं सब क्रिटिकल पाथ्स। क्या बोलेंगे? सब क्रिटिकल पाथ्स। अच्छा, मैं लिख के दिखाऊं? SUB, सब क्रिटिकल पाथ। हाईएस्ट को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल। और उसके बाद वाले को क्या बोलने का? सब क्रिटिकल पाथ्स। इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो आप लोगों ने यहाँ पे जो अभी सीखा है, जितना भी सीखा है वो तक क्या? हाउ टू मेक डायग्राम। फिर डायग्राम बनाने के बाद क्या किया था आपने? अलग अलग पाथ निकाले थे। पर अलग अलग पाथ निकाल के उसका क्या ढूंढा था? ड्यूरेशन। उसमें जो सबसे सबसे बड़ा वाला था उसको आपने क्या नाम दिया था? सबसे बड़े वाले को, यस, सबसे बड़े वाले को आपने नाम दिया था क्रिटिकल पाथ। इतना सबको क्लियर है? यस के नो? ओके फाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला डायग्राम इधर फिर से बना के कुछ नया सिखाने की ट्राई करता हूँ। तो लेट मी मेक द डायग्राम अगेन हियर। अभी मैं हर एक का ड्यूरेशन लिख देता हूँ वापस। 20 10 25 जो भी ड्यूरेशन है सब इधर लिखता हूँ। 20 ओके। अब ये वापस तो बना दिया, पर क्या सिखाना क्या चाहते हो? मुझे आपको सिखाने का है 2 चीज। एक को मैं नाम दिया हूं ये वाला, देखो कैसा लगा नाम? बहुत खतरनाक। फॉरवर्ड
पास कैलकुलेशन, ये फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन है। और दूसरा थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन। कौन सा वाला है? बैकवर्ड। तो एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन क्या होता है? देखो मैं वापस बोलता हूँ, ये सब मुझे सिखाना पड़ रहा है क्योंकि एमसीक्यू के लिए काम आएगा। आपको ऐसा फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने बोलेगे नहीं, पर अगर कभी बोला तो व्हाट इज फॉरवर्ड कैलकुलेशन, वो सिखाने के लिए मैं जरा इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि हाउ टू डू फॉरवर्ड कैलकुलेशंस। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आप जो भी देख रहे हो, एक मिनट, मैंने सबके ऊपर एक एक बॉक्स लगा दिया। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड कैलकुलेशन? तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1 के ऊपर 0। अब ये 0 में 20 जो ड्यूरेशन वो ऐड करने का, तो इधर 20 आएगा। 20 में 10 ऐड करने का, ये वाला, तो यहाँ पे 30 आएगा। 30 में 6 ऐड किया तो 36, 36 में 10 ऐड किया 46। सो मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, खाली ऊपर से सिखा रहा हूँ। फॉरवर्ड कैलकुलेशन करने के टाइम हम लोग इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 and you keep on adding the duration till the end. So this is forward calculations. But sir यही सिखाने का था कि ये आपने किया क्यों किया फॉरवर्ड कैलकुलेशन? फॉरवर्ड इज टू कैलकुलेट अर्लीएस्ट टाइम। क्या मैंने बोला? अर्लीएस्ट टाइम। अभी आपको डाउट आएगा अर्लीएस्ट मतलब क्या? इसमें दो है, एक अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम है और एक अर्लीएस्ट फिनिश टाइम है। एक अर्लीएस्ट कौन सा टाइम है? स्टार्ट टाइम, और दूसरा अर्लीएस्ट फिनिश टाइम। ये ईएस और ईएफ कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड कैलकुलेशन, विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड कैलकुलेशन। और ऐसे ही दूसरा होता है कौन सा कैलकुलेशन? बैकवर्ड। बैकवर्ड हम लोग इधर से चालू करते हैं 46 से, फिर 10 माइनस करने का तो 36, 36 में से 6 माइनस करने का तो इधर आएगा 30, 36 में से 12 माइनस करें, ये 36 है ना, उसमें से 12 माइनस करने का तो इधर 24 और इधर 0। सो दिस ऑल आर बैकवर्ड कैलकुलेशन। पर आपको ये नहीं समझा तो भी टेंशन नहीं ना, आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाई डू यू कैलकुलेट बैकवर्ड कैलकुलेशन। बैकवर्ड इज टू कैलकुलेट लेटेस्ट टाइम। विच टाइम? लेटेस्ट टाइम। अब जब मैं लेटेस्ट की बात करता हूं तो लेटेस्ट में कितने आते हैं? दो, एक लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और दूसरा लेटेस्ट फिनिश टाइम। So in CPM, in critical path method, you calculate forward calculation, you calculate backward calculation to find out earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time, earliest start, earliest finish, latest start, latest finish। और नोटिस करने जैसी बात है कि इन दोनों का ये जो डिफरेंस आता है ना, ये जो भी डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस इधर 0 0 का 0, इधर 24 और 20 का 4, इधर 0, इधर 0, इधर 0। सो ये जो डिफरेंस है उसको स्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज स्लैक। सो ये सब आपको कल कैलकुलेशन का आइडिया देने के लिए था, इसके ऊपर सम्स नहीं आएगा, बट आपको ये एमसीक्यू में ये आ सकता है कि फॉरवर्ड कैलकुलेशन किसके लिए होता है? तो अर्लीएस्ट टाइम के लिए होता है। बैकवर्ड कैलकुलेशन किसके लिए होता है? तो दैट इज फॉर विच टाइम? लेटेस्ट टाइम के लिए। क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है? हाईएस्ट वाला पाथ होता है। सेकेंड हाईएस्ट को क्या बोलते हैं? सब क्रिटिकल बोलते हैं। तो ये सब आपको किधर काम आएगा? एमसीक्यू में काम आएगा। अच्छी बात है। मुझे बताओ यहां पे हमने क्या सीखा? फॉरवर्ड कैलकुलेशन एंड बैकवर्ड कैलकुलेशन। फॉरवर्ड में क्या आता है? अर्लीएस्ट स्टार्ट, अर्लीएस्ट फिनिश। बैकवर्ड में क्या आता है? लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश। इनको छोड़ के मैंने एक और चीज इधर क्या बताई? स्लैक। और अब एक सीपीएम में, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड में, एक लास्ट चीज जो बच गई वो सिखाना है, वो है फ्लोट। फ्लोट क्या सिखाना है? फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट मतलब वो टाइम जिससे तुम लोग एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हो, मगर कैसे? विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अभी इसको मैं ऊपर डायग्राम में समझाता हूं, प्लीज यहां पे आइए। अपना ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना था? इधर 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 देखिए, इधर इधर ये 46 बराबर है। तो मुझे प्रोजेक्ट कितने में खत्म करना है? 46। तो इसमें से ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी, ये सब कौन है? एक्टिविटी। तो इसमें से कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जिसको मैं डिले कर सकता हूं,
कर सकता हूँ, पर उसको डिले करूँ भी तो भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम चेंज होना नहीं चाहिए। तो अगर कर सकते तो कितने से कर सकते, दैट इज कॉल्ड फ्लोट, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट मतलब एक एक्टिविटी का ऐसा टाइम, एक एक्टिविटी का ऐसा टाइम जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, मगर कैसे, विदाउट अफेक्टिंग अपना प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को असर होना नहीं चाहिए। तो एक राज की बात मुझे मत समझ में आई, वो बोलता हूँ। इधर आइए, ये देखो, ये 1 to 2 दिखता है, हाँ दिखता है ना। ये 2 to 3 दिखते हैं, हाँ दिखता है ना। ये 3 to 4 दिखते हैं, हाँ सर दिखता है मेरे को। अरे ये 4 to 5 दिखता है क्या, हाँ सर सब दिखता है। ये सब किस में आ रहा है, क्रिटिकल पाथ में। तो ये सब कौन सी एक्टिविटी है, क्रिटिकल एक्टिविटीज है, और ये क्रिटिकल एक्टिविटीज को हम लोग डिले नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्रिटिकल एक्टिविटीज वाला जो है उसका फ्लोट हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये विशेष बात है जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में एमसीक्यू में आता है कि फ्लोट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, 5, 4 के 0। इट इज ऑलवेज 0, क्रिटिकल एक्टिविटी का फ्लोट इज ऑलवेज 0। और एक दूसरी बात, जब फ्लोट ढूंढने चाहोगे आप लोग तो 4 टाइप के फ्लोट होते हैं। ये चारों टाइप के फ्लोट ढूंढने का अपना अपना फॉर्मूलाज है। नाउ आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द फॉर्मूलाज हियर राइट नाउ, but I am sharing this formula because this formulas they can ask you in multiple choice questions कि total float equal to what dash, और फिर आपको फॉर्मूला आना चाहिए। so this is your part, आपको ये बाय हार्ट कर लेना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। that is now I am leaving up to you, but I am giving all the formulas here। और आपको बेस्ट पार्ट बोलता हूं, अभी तक मैंने जितना भी सिखाया उसमें मैंने नेटवर्क एनालिसिस पूरे चैप्टर का एक पार्ट खत्म किया, और कौन सा वाला पार्ट खत्म किया वो यहाँ पे देख लीजिए। मैंने ये वाला पार्ट खत्म कर दिया। कौन सा वाला, सीपीएम वाला। सीपीएम सिखाया, सीपीएम का मीनिंग समझाया, पहले बेसिक एक्टिविटीज क्या होता है वो समझाया, बस्टिंग इवेंट सिखाया, मर्जिंग इवेंट क्या होता है वो समझाया, डमी एक्टिविटी का रोल समझा दिया, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग एंड सीक्वेंशियल एक्टिविटीज का मीनिंग समझा दिया, डैंगलर का रोल समझा दिया, डैंगलर की करेक्ट ट्रीटमेंट समझा दी। फिर आपको एक सम करके समझाया, जिधर मेन वॉज क्रिटिकल पाथ क्या होता है, सब क्रिटिकल पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्यों करते हैं, बैकवर्ड कैलकुलेशंस क्यों करते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लोट क्या होते हैं। सो यहाँ पे मेरा कौन सा वाला पार्ट खत्म हुआ, यस पूरा सीपीएम वाला पार्ट खत्म हुआ। 30 सेकेंड का ब्रेक, उसके बाद हम लोग पर्ट पे जाएंगे, और ये पर्ट सीखना बहुत ध्यान से पड़ेगा। पर्ट समझोगे तो बचेगा क्रैशिंग। क्रैशिंग आई विल टेक ओनली 4 मिनट्स, पर्ट को थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेट्स कैरी ऑन विद पर्ट। क्या होता है, कैसे होता है। सीपीएम का फुल फॉर्म आपको आता है, पर्ट का फुल फॉर्म भी आपको आता है। सीपीएम 1957 में आया, पर्ट 1958 में आया। वन टाइम फैक्टर को कंसीडर करके जो होता है, देखो सब टेक्निकल भाषा बोल रहा हूं, बाकी मीनिंग बहुत सिंपल है। वन टाइम फैक्टर को जो कंसीडर करता है उसको सीपीएम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सीपीएम। मेरे साथ बोलिए, वन टाइम फैक्टर को जो कंसीडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीपीएम। और जो 3 टाइम एस्टिमेट्स को कंसीडर करता है, 3 टाइम एस्टिमेट्स, 3 टाइम एस्टिमेट्स, उसको क्या बोलेंगे, पर्ट। बोल दो एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, आप मतलब आपका मैटर इजी हो जाएगा। पहले वन टाइम फैक्टर वाले को क्या बोलेंगे, वन टाइम फैक्टर वाले को सीपीएम। जिधर 3 टाइम एस्टिमेट्स यूज होते हैं, 3 टाइम एस्टिमेट्स, उसको क्या बोलेंगे, पर्ट। अभी मैं इसको इजी करके दिखाता हूं, प्लीज यहाँ पे आइए। आपके सामने ये सीपीएम का सम दिखा रहा हूं। सीपीएम के सम में यहाँ पे देखिए, प्लीज मुझे जल्दी जल्दी बताना, ये हर एक एक्टिविटी का इधर ड्यूरेशन दिया गया, हाँ, तो हर एक एक्टिविटी का कितना टाइम दिया, इधर कितना टाइम, एक टाइम दिया है। एक एक्टिविटी और एक टाइम, एक एक्टिविटी उसका एक टाइम, एक एक्टिविटी उसका एक टाइम। तो मैंने वही तो बोला था ना, जो वन टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं, किसको,
वन टाइम फैक्टर को, उसको सीपीएम बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर्ट में ऐसा नहीं होगा बेटे, इधर देख, अभी ये पर्ट है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अच्छा इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए, ये 1 to 2 एक एक्टिविटी है, उसका कितना टाइम दिया है, ये ओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, पी पेसिमिस्टिक टाइम। अरे वाह सर, क्या सिखाया है कि पर्ट की जब बात आती है तो पर्ट इज ऑलवेज 3 टाइम एस्टिमेट्स दिया रहता है। थ्री कौन से, तो पहला ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा मोस्ट लाइकली, तीसरा पेसिमिस्टिक। ओ सीपीएम में कितने टाइम, एक ही टाइम, और पर्ट में कितने टाइम दिए रहेंगे, हर एक एक्टिविटी के 3 टाइम एस्टिमेट्स दिए रहेंगे। अब ये जो ऑप्टिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है और पेसिमिस्टिक है, उसका एक स्टोरी सुन लो तो आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। स्टोरी बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं तीनों टाइम समझाने के लिए कि ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, मोस्ट लाइकली क्या होता है और पेसिमिस्टिक क्या होता है। एग्जांपल है, आप लोग मेरे क्लास में आते हो पढ़ने के लिए, एग्जांपल है आप मेरे क्लास में आते हो और मैंने लेक्चर आज 6 बजे का रखा है शाम को। सो अगर मेरे को कोई पूछेगा क्या लेक्चर 6 बजे का है और तू क्लास कितना बजे आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑब्वियसली 6 बजे आएगा। तो 6 बजे के लेक्चर में तू 6 बजे आएगा, ये मोस्ट लाइकली टाइम है। कौन सा टाइम है, मोस्ट लाइकली, जितना बजे एक्सपेक्टेड है, 6 बजे का, तो 6 बजे एक्सपेक्टेड है। पर मेरा लेक्चर 6 बजे का है और किसी ने मेरे को पूछा कि तू क्लास कितना बजे आएगा, तो मैंने उसको बोला कि तू क्लास है ना, देख लेना पक्का है 5:45 को आ जाएगा, क्योंकि तू नहीं चाहता कि तेरी पढ़ाई मिस हो, तू टाइम के पहले आएगा। मैं देखो कितना ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा हूँ, कितना पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि तू जल्दी आएगा, तू समझ रहा है। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक है मतलब वो क्या, जल्दी वाला टाइम। कौन सा वाला टाइम, जल्दी वाला। अच्छा लेक्चर 6 बजे का है और कोई मुझे पूछे तू कितना बजे आएगा, तो मैं अगर तेरा ऐसा बात बोलूं तो तेरे बारे में, तू है ही ऐसा, कभी लाइफ में टाइम पे नहीं आता है, तू 6:30 के पहले नहीं आएगा, तो तेरा ये नेगेटिव बात हो रहा है, पेसिमिस्टिक बात चल रहा है। पेसिमिस्टिक मतलब डिले वाला टाइम। तो देखो 6 बजे तू आएगा, ये कौन सा टाइम है, मोस्ट लाइकली। मगर नहीं नहीं तू जल्दी आ जाएगा, 5:30 को आ गया, तो ये कौन सा टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक। मगर तू 6:30 को आएगा, तो ये कौन सा टाइम है, पेसिमिस्टिक। खत्म हो गया। 3 टाइम होता है कोई भी एक्टिविटी करने के, कितने टाइम, 3 टाइम होते हैं। एक जितने में होना चाहिए उतना, दूसरा वो एक्टिविटी करने के टाइम मेरे लेबर लोग ने एफिशिएंटली काम किया, एकदम प्रोडक्टिवली काम किया और ये काम जल्दी खत्म कर दिया, तो ऑप्टिमिस्टिक। और या तो वो एक्टिविटी करने के टाइम मेरे लेबर लोग ने डिले किया, टाइम वेस्ट किया, वेस्टेज किया, तो ये कौन सा हो गया, पेसिमिस्टिक। तो पहले इतना बोलो, मेरे क्वेश्चन अभी सुनो और आंसर देना। मेरे क्वेश्चन हिंदी में उसके आंसर दे दो, फिर वही क्वेश्चन इंग्लिश में एग्जाम में आएगी। हिंदी में क्वेश्चन पूछता हूं, एक एक्टिविटी होने की जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड चीज है होने का टाइम, उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट लाइकली। एक एक्टिविटी का जल्दी होने वाला टाइम को क्या बोलेंगे, जल्दी मतलब 5:30, यस, तो कौन सा, ऑप्टिमिस्टिक। और एक का लेट वाला, ये देखो लेट वाला, उसको क्या बोलेंगे, पेसिमिस्टिक। तो मेरा क्वेश्चन सुनो, कौन सा टाइम शॉर्टेस्ट टाइम माना जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी, शॉर्टेस्ट पूछ रहा हूं, जल्दी वाला, यस, दिस इज कंसिडर्ड एज विच टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज विच टाइम, लॉन्गेस्ट टाइम। आएगा एमसीक्यू में, आएगा किधर आएगा, एमसीक्यू में आएगा। डैश इज द शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। कौन सा टाइम शॉर्टेस्ट होता है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक। डैश इज द लॉन्गेस्ट टाइम, तो कौन सा आएगा। अच्छा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इधर देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, जूम किया, देखो जूम, ये 4 है, हाँ, तो ऑप्टिमिस्टिक देखो शॉर्टेस्ट रहेगा और पेसिमिस्टिक लॉन्गेस्ट रहेगा। यहाँ पे भी देखो ये 12 है, तो ये छोटा वाला है, ये लॉन्गेस्ट वाला है, ये शॉर्ट वाला है, ये लॉन्गेस्ट वाला है, ये शॉर्ट वाला है, ये लॉन्गेस्ट वाला है, ये शॉर्ट वाला है,
ये लॉन्गेस्ट वाला है। तो मैं वही तो बोला ना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब कौन सा टाइम, बोलो जल्दी बोलो, इधर लिख के देता हूं आपको, बोलो ये कौन सा आएगा, लॉन्गेस्ट टाइम। अब मेरे को जो सिखाने का है वो प्लीज सुनना, वो नेक्स्ट जो मैं सिखाने वाला हूँ वो हो सकता है कि आपको 2 मार्क के सम्स में आए। तो 2 मार्क के सम्स अगर किसी टीचर को पूछना है तो क्या पूछ सकते, वो समझ के लेते। चलो मैंने इसका एक डायग्राम बनाया, मैंने इसका क्या बनाया, एक डायग्राम। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मुझे बोलो, वो डायग्राम में हर एक एक्टिविटी का मुझे टाइम तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा टाइम कंसीडर करूं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली के पेसिमिस्टिक। तो एज पर द रूल हम लोग जब ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल है ये तो इधर हर एक एक्टिविटी का एक क्या रहता है, इधर यस टाइम रहता है, इधर इधर क्या रहेगा, टाइम। तो ये एक्टिविटी का कौन सा टाइम लेने का, ये कौन सा, ऑप्टिमिस्टिक लेने का, मोस्ट लाइकली लेने का कि पेसिमिस्टिक। आंसर है तीनों नहीं, इन तीनों का एक एवरेज निकालेंगे, मीन, क्या निकालेंगे, मीन। वो मीन टाइम को हमारी भाषा में बोलते हैं टीई, या तो एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं। और ये एक्सपेक्टेड टाइम मिलेगा कैसे सर, तो सुनो अभी थोड़ा ध्यान देना क्योंकि थोड़ा नया समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। आपको ये सिखा दिया ना मैंने, अब ये ऑप्टिमिस्टिक को अपनी भाषा में ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए। मोस्ट लाइकली को अपनी भाषा में एम बोलेंगे और पेसिमिस्टिक को बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बी। और जब मेरे को क्या निकालने का है, टीई, तो उसका फॉर्मूला इज ए प्लस 4m प्लस बी डिवाइड बाई 6। बस ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। सो ये कैसे करने का वो प्लीज इधर दीजिए, देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा a प्लस 4m, मतलब m इंटू 4 करने का, प्लस b डिवाइड बाई 6। तो मैं इधर आता हूं, प्लीज यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी दिख रहा है। अच्छा इसका पहले m ले लो 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देने का, 4 4 जा 16, तो ये बीच वाला कितना हो गया, 16 हो गया ये। अच्छा अभी a और b उसमें क्या कर देंगे, दोनों ऐड करेंगे, तो 16 प्लस 2 कितना होता है, 18, 18 प्लस 6 24, 24 डिवाइड बाई 6 4, तो इसका t कितना आ गया 4। अभी इसका कर दे, तो 6 इंटू 4 24 प्लस 6 30 प्लस 6 36 डिवाइड बाई 6, तो इसका कितना आएगा, यस 6 इज इसका एक्सपेक्टेड टाइम। 12 4 जा 48, समझ में आ रहा है। ऐसे आप लोग करते जाओगे तो हर एक का आपको क्या मिलते जाएगा, टीई मिलते जाएगा, क्या मिलते जाएगा, टीई। और ये होता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो मैं बच्चे लोग ये सिखा रहा था कि आपको एक सम आ सकता है जिसमें आपको ए दे देंगे, मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे देंगे, मोस्ट लाइकली भी दे देंगे, पेसिमिस्टिक भी देंगे, और क्या बोलेंगे, क्या ढूंढो, एक्सपेक्टेड टाइम ढूंढो। तो एक्सपेक्टेड टाइम ढूंढने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ए पहले 4 इंटू एम करने का, फिर ये प्लस बी डिवाइड बाई 6, तो ये क्या मिल जाएगा, आपको एक्सपेक्टेड टाइम मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे सम आएंगे, पर आए तो आपको करने को आना चाहिए, इसलिए मैंने पिक्चर क्लियर कर दिया है। और ये पर्ट का पूरा स्टोरी मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। पर्ट में एक लास्ट स्टोरी बच गया है। व्हेन यू आर डूइंग पर्ट ना, तो क्या होता है, आप लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हो, और वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए you use a normal distribution. So this bell shaped curve is a normal distribution curve, and एक rule है कि this is always at 50% probability. So आपको ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का प्रोबेबिलिटी इट इज ऑलवेज 50%, इट इज ऑलवेज 50% बिकॉज इट इज नॉर्मल। अभी आपको इतना डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, इसको डिटेल में समझने का तो आप लोग मेरे पास ज्वाइन कर सकते हो सीएफए के क्लासेस। हम सीएफए में इसको आगे डिटेल में पढ़ाते हैं, स्क्यूड कर्व क्या होता है, नॉर्मल कर्व क्या होता है, बहुत कुछ सिखाएंगे, पर वो सब इसमें आपको इतना ही समझेगा कि नॉर्मल का 50% होता है। तो आपको प्लीज, अगर आपको इसी चीज को, और अच्छा आप लोग बीएमएस में जो भी पढ़ो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स गुड, बट बीएमएस में जो पढ़ते हो उससे एक लेवल बड़ा चीज करने का है तो आपको आगे कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा लाइफ में। एंड इन केस यू आर प्लानिंग, मैं बोल नहीं रहा हूँ करो, पर कोई सीएफए प्लान कर रहा है तो हमारे सीएफए के बैच चल रहे हैं। अभी मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, क्रैशिंग सिखाने के लिए।
ये क्रैशिंग एक्चुअली जब सम्स की बात आएगी, किसकी बात आएगी, सम्स की, तो इट इज वेरी 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 टेक्निकल, बट इधर मैं एमसीक्यू के एंगल से सिखाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू फिनिश इट लिटिल फास्टर। सो लेट प्लीज फोकस हियर। एक बार ये क्रैशिंग हो गया तो तुमको पता नहीं है कि ये पूरा वीडियो के बाद तुम्हारा ओआर का वीडियो कोर्स खत्म हो जाएगा। आप ये सीपीएम पर्ट क्रैशिंग का पूरा लेक्चर मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 बार देखना ये वीडियो। उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपका ये पूरा यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगा। सो लास्ट पार्ट इज कॉल्ड क्रैशिंग। ये एक एग्जाम्पल के जरिए मैं सिखा रहा हूं। तो एग्जाम्पल है, ये मेरा एक नेटवर्क डायग्राम है। अभी ये सब एग्जाम्पल है तो इतना परफेक्ट नहीं जा रहा हूं, थोड़ा आपको समझाने के लिए, खाली आइडिया देने के लिए करके दे रहा हूं। ओके, फिर मैंने इसका अलग अलग वो ड्यूरेशन निकाला और इसके अलग अलग वो पाथ निकाले और इसका ड्यूरेशन। एग्जाम्पल है, ये 40 डेज वाला पाथ सबसे बड़ा है, तो ये बड़े पाथ को क्या बोलेंगे, बोलो। यस, मैंने आज ही सिखाया था इसी वीडियो में, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ, जो सबसे बड़ा ड्यूरेशन है। अब इसको हिंदी रूपांतरण में सुनो। एक प्रोजेक्ट है, अगर ये प्रोजेक्ट मैं चालू करूंगा तो कितने दिन बाद खत्म होगा, लुक हियर, इधर दिख रहा है, कितने दिन बाद खत्म होगा, 40 डेज के बाद। अब हुआ ऐसा कुछ तो कि ये प्रोजेक्ट भले 40 डेज का है, बराबर सुनो, प्रोजेक्ट इज ऑफ 40 डेज, पर मुझे इसको कितने डेज में खत्म करना है, यस 35 डेज में खत्म करना है। कोई रीजन है जिसकी वजह से मुझे जल्दी खत्म करना है, तो मुझे बताओ, अगर मैं ये 40 डेज का प्रोजेक्ट 35 डेज में खत्म करूं, अब सुन रहे हो, तो मैंने 5 दिन प्रोजेक्ट का क्या किया, हाँ कोई अपने घर पे बोला, रिड्यूस किया। ये 40 डेज का प्रोजेक्ट मैंने 35 डेज में खत्म किया, तो मैंने 5 दिन प्रोजेक्ट का क्या किया, बराबर है, किसी ने बोला कम किया। मेरी बात सुनो, ये 40 डेज का प्रोजेक्ट मैंने 35 डेज में खत्म किया, मतलब मैंने प्रोजेक्ट के 5 डेज क्रैश कर दिए। क्रैश मतलब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करना, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रिड्यूस करना, प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने के लिए उसका ड्यूरेशन को कम करना, दैट इज कॉल्ड क्रैशिंग। अब दूसरा डाउट है, ये 40 दिन का प्रोजेक्ट था, एग्जाम्पल इधर देखिए, ₹1 लाख। 40 दिन का प्रोजेक्ट का खर्चा कितना था, ₹1 लाख। अब मैं कितने दिन में खत्म कर दूंगा, 35। तो मेरा डाउट ये है, हम प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करेंगे, 40 दिन का प्रोजेक्ट 35 दिन में खत्म कर देंगे, 5 दिन जल्दी खत्म करेंगे, तो ये खर्चा जो था 1 लाख वो बढ़ेगा कि कम होगा। तो एग्जाम्पल सुनो, मुझे मुंबई से दिल्ली जाने का है, मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी ट्रेन पकड़ेगा मैं, तो मुंबई सेंट्रल से राजधानी ट्रेन पकड़ के मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ट्रेन का टिकट का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, पर घंटे लगेंगे, हाँ सर बहुत घंटे लगेंगे। तो अगर मेरे को जल्दी पहुंचना है तो क्या करने का, सर तो प्लेन पकड़ के जाओ, प्लेन में जाओ, फ्लाइट से जाओ। ओके, तो फ्लाइट से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, अरे सर सो ऑब्वियसली फ्लाइट से जल्दी पहुंचेगा, उतने ही पैसे में पहुंच जाऊंगा, नहीं सर फ्लाइट का टिकट ज्यादा है। तो मैं तुमको यही तो समझा रहा हूँ कि जब प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट का जो खर्चा है वो खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्रैशिंग करने के लिए इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट का ज्यादा से ज्यादा दिन क्रैश कीजिए, कम कीजिए, मगर खर्चा कम से कम बढ़ना चाहिए। खर्चा बढ़ने वाला ही है, तो खर्चा बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा, तो खर्चा जितने से बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट स्लोप। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो कॉस्ट स्लोप के लिए एक दूसरा वर्ड भी है, क्रैश स्लोप। मीनिंग एक ही है, कॉस्ट स्लोप या तो क्रैश स्लोप। अभी अगर 2 मार्क का सम पूछने का है तो मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि कॉस्ट स्लोप
कॉस्ट स्लोप ढूंढने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो, इक्वल टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। अच्छी बात है, 2 मिनट में आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। प्लीज लुक हियर, एक एक्टिविटी है, एक कौन है, एक्टिविटी है जिसका नॉर्मल टाइम कितना डेज है, 12 डेज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल टाइम। क्या बोलेंगे, नॉर्मल टाइम। और नॉर्मल कॉस्ट कितना रुपया, नॉर्मल कॉस्ट यस 2000 रुपया। उसी एक्टिविटी का क्रैश टाइम कितना, क्रैश टाइम 8 डेज, और उसका क्रैशिंग कॉस्ट कितना है 3200। क्या ढूंढने का है, कॉस्ट लो। तो कितना सिंपल हो गया, ये क्रैश कॉस्ट कितना था 3200 माइनस 2000 अपॉन क्या, अपॉन क्या, यस 12 माइनस 8, ये 1200 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आएगा 300 रुपया पर डे। अच्छी बात है, मैंने कॉस्ट लोग ढूंढने को सिखाया, 300 रुपया पर डे बोला। मतलब ये था कि अगर ये जो भी एक्टिविटी का कॉस्ट लोप है, ये जो भी एक्टिविटी का कॉस्ट लोप है, अगर ये वाली एक्टिविटी को एक दिन से कम किया, एक दिन से कम किया, क्रैश किया, तो खर्चा कितने से बढ़ेगा, 300 से। नहीं सर, मैंने 2 दिन से क्रैश किया तो सर खर्चा बढ़ेगा 600 रुपए से। सर 3 दिन से क्रैश किया तो खर्चा बढ़ेगा 900 रुपए से। अच्छा, कॉस्ट लोप का मतलब समझ में आ गया मेरे को। एक दिन अगर क्रैश किया तो खर्चा कितने से बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट स्लोप या तो क्रैश स्लोप। इतना समझ में आया, ओके गुड। इससे एक और चीज समझी, क्या समझी, ये बड़ा रहता है और ये छोटा रहता है, तो हमेशा याद रखना क्रैश कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल कॉस्ट, और ये बड़ा रहता है, ये छोटा रहता है। तो ये भी याद रखना, नॉर्मल टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रैश टाइम। सो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। बाकी तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर कॉस्ट लोप निकालने को बोला तो सब वैल्यूज को डाल के कॉस्ट लोप ढूंढ सकते हैं। अच्छी बात है। अब मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं एक एक्टिविटी को क्रैश करता हूं, कम करता हूं, तो मेरा प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा, बराबर है। आप लोग सबने आपके घर पे बोला खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इधर सिखाया था। पर ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को क्रैश करते हैं तो खर्चा बढ़ भी सकता है, खर्चा कम भी हो सकता है, खर्चा बढ़ भी सकता है, खर्चा कम भी हो सकता है। ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तो ये है लास्ट एंड द पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट के कॉस्ट। 2 टाइप के होते हैं, ये है डायरेक्ट कॉस्ट, ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, यस 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं। अभी जब हम लोग क्रैश करते हैं तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा बढ़ते जाता है। वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मगर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो जितना क्रैश करेगा उतना क्या होते जाएगा, यस डिक्रीज होते जाएगा। तो ये सब एमसीक्यू में बहुत आता है कि प्रोजेक्ट को क्रैश करेंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट विल डैश, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट विल डिक्रीज ऑब्वियसली, एंड डायरेक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज ऑब्वियसली। तो प्लीज सुनिए, एक कॉस्ट है जो बढ़ रहा है, दूसरा कॉस्ट है जो कम हो रहा है। और एक लास्ट बात समझा दूं, जब सब में दोनों कॉस्ट आते हैं दोनों, तो प्रोजेक्ट को हम लोग जैसे 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 क्या करते जाएंगे, क्रैश करते जाएंगे। बराबर सुनना, ये भी कॉस्ट है, ये भी है। तो स्टार्टिंग में ये डिक्रीज भी होगा, ये इंक्रीज भी होते जाएगा, मगर एक लेवल तक जब क्रैश करेंगे ना तो अपना कॉस्ट क्या होते जाएगा, कम। पर एक लेवल के बाद वापस कॉस्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। भले सब में इनडायरेक्ट कॉस्ट रहता है,
पर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होगा पर एक लेवल तक, उसके बाद वापस देखोगे ना तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो इधर क्रैशिंग का जो बेस है वो क्लियर है, सम्स आने का कोई स्कोप ही नहीं है। और इसके साथ अपना ये पूरा टॉपिक बोले तो कौन सा टॉपिक, यूनिट नंबर 3, कौन सा, नेटवर्क एनालिसिस वाला पार्ट खत्म हो गया। व्हाट आई डिड इज सीपीएम, व्हाट आई डिड इज पर्ट एंड व्हाट आई डिड इज क्रैशिंग। आप लोग सीपीएम पर्ट क्रैशिंग का वीडियो मिनिमम 2 बार देखना और उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करना, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, ओआर के लिए भी इतना ही। We have done our best when it comes to OR and other subjects. Now it's up to you how much you study from this video, how much you study the MCQ, how much well you prepare yourself. Everything is given to you. Only thing is you need to put some hours. 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करिए तो आपका ही बेड़ा पार हो जाएगा। All the best for exams. अच्छे से लिखना। All the best and thank you. Bye bye. सद्गुरुदेव की जय।